डियर स्टूडेंट, प्रोफेसर कीन्स का सीधा कॉन्सेप्ट है कि अर्थव्यवस्था को संतुलन की स्थिति में बनाए रखना है कि जो सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति को आपस में बराबर रखना जरूरी है। लेकिन क्या एक प्रैक्टिकल वे में सोचिए, क्या हमेशा संतुलन बनाए रखा जा सकता है? क्या हमेशा चीजों को एक जैसा बराबर बनाए रखा जा सकता है? क्या बैलेंस हमेशा एक जैसा बनाए रखना पॉसिबल हो सकता है? नहीं। अर्थव्यवस्था में चीजों के दाम बढ़ते घटते रहते हैं, प्रोडक्शन कम ज़्यादा होता रहता है, तो इन सब से अर्थव्यवस्था के संतुलन स्तर पर भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि बेसिकली सब कुछ डिपेंड करता है इनकम पर, और इनकम लेवल हमेशा घटता या बढ़ता रहता है, और उसी के आधार पर लोगों की मांग, लोगों की पूर्ति घटती और बढ़ती रहती है। इससे अर्थव्यवस्था में भी असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। जब असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, ये भी दो प्रकार की होती है। कभी मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, लोगों पास पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिससे लोग बाजार में आ जाते हैं, खरीदारी बहुत ज़्यादा करने लग जाती है, मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ने से उसकी सप्लाई नहीं बढ़ पाती, क्योंकि अचानक डिमांड बढ़ा है। तो ऐसे में मांग ज़्यादा है और सप्लाई कम है, चीज़ों के दाम बढ़ने लग जाते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जब भी डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है मार्केट में सप्लाई इनफ है, सप्लाई में कोई कमी नहीं है, लेकिन लोगों की इनकम कम हो गई है, और लोगों की इनकम कम होने से लोग मार्केट में नहीं आ पा रहे खरीदने के लिए। इससे डिमांड कम हो जाती है, डिमांड कम होने से सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, चीज़ों के दाम घटने लगते हैं, प्रोडक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है, और इकोनॉमी में नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो पूर्ति की तुलना में, सप्लाई की तुलना में अगर डिमांड कम होता है तो वो होता है न्यून। इस पूर्ति की तुलना में अगर मांग कम होता है उसको बोलते हैं मांग में कमी है, और उस स्थिति को बोलते हैं न्यून मांग। क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितनी पूर्ति हो रही है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी तुलना में मांग नहीं है, तो जितना कम होगा उसी को बोलते हैं न्यून मांग। तो आज की इस पूरी क्लास में हम यही समझेंगे न्यून मांग क्या है। न्यून मांग यानी कि डिफिसिएंट डिमांड, यानी कि जब अर्थव्यवस्था में पूर्ति की तुलना में मांग में कमी हो, क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होता है, इसके पीछे का कारण क्या है, अगर ये हो भी जाए तो ये कैसे दूर करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि 1929 में अर्थव्यवस्था में महामंदी आई थी। ये महामंदी भी न्यून मांग की ही देन थी, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, डिमांड नहीं था, तो अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे महामंदी, डिफ्लेशन छाया होता है, क्योंकि न्यून मांग को डिफिसिएंट डिमांड बोलते हैं, और डिफिसिएंट डिमांड से ही बनता है डिफ्लेशन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं मंदी की स्थिति। तो मंदी की स्थिति न्यून मांग से ही उत्पन्न होती है। कैसे, क्यों, उसको मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूं। ठीक है, ध्यान में ये रखना कि जो अर्थव्यवस्था की स्थिति और संतुलन वो तब होता है जब एडी और एएस आपस में दोनों बराबर हो, मतलब सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति दोनों बराबर हो। लेकिन हमेशा ऐसा होना पॉसिबल नहीं होता है। कभी क्या होता है, मांग ज़्यादा हो जाती है और पूर्ति कम, और कभी कभी ऐसा होता है कि मांग कम है और उसकी तुलना में पूर्ति ज़्यादा है। जब मांग कम हो और पूर्ति ज़्यादा हो, इसी स्थिति को बोलते हैं न्यून मांग। और इससे होता क्या, एक छोटा सा एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। हम बात करते हैं, मान लीजिए मार्केट में मजदूरी दर है 500 रुपये प्रतिदिन। कैसा है, 500 रुपये प्रतिदिन। इस 500 रुपये प्रतिदिन पर 100 मजदूर काम करने के लिए तैयार है। कितने मजदूर? 100 मजदूर काम करने के लिए तैयार है। जब मजदूर काम करने के लिए तैयार है, इसका मतलब ये है, ये अपने आप को काम के लिए खड़ा, ये है पूर्ति, सामूहिक पूर्ति यानी कि एग्रीगेट सप्लाई। उसी टाइम 500 रुपये के हिसाब से लोग केवल और केवल 80 मजदूरों की मांग करते हैं। 80 मजदूरों की मांग करते हैं कि भैया 80 मजदूर काम करने के लिए चाहिए। ठीक है, कि हमें 80 मजदूर चाहिए, जिसको काम करना है हमारे पास आ जाओ, चलो। तो यहाँ पर कहने का मतलब 80 मजदूरों को काम मिल रहा है, 100 मजदूर काम करने के लिए खड़े हैं। तो ये जो 20 मजदूर है वो क्या है, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होने वाले हैं, बेरोजगार होने वाले हैं, इनको काम नहीं मिलेगा। इसका मतलब आज के दिन की दिहाड़ी गई। तो ऐसे में ये जो बेरोजगार होने वाले 20 मजदूर है, ये कहते हैं कि यार काम तो नहीं मिला, गड़बड़ हो गया। तो ये लोग कहते हैं कि भैया मैं 450 रुपये में काम करने के लिए तैयार हूँ, मुझे दे दो। तो मजदूरी दर धम से 450, क्योंकि ये कहते हैं यार कोई भी मुझे काम करने वाला चाहिए। अब 500 रुपये क्यों दो, जो लोग 450 में काम करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से धीरे धीरे, क्योंकि काम सबको चाहिए, तो मजदूरी का रेट कम होने लगता है, तो लोगों की इनकम कम हो जाएगी, और लोगों की इनकम कम होने से बाद में उनकी मांग भी कम हो जाएगी। और यहाँ पर जो 20 लोग, तो उनको तो काम मिलना ही नहीं है, कि काम केवल 80 लोगों के लिए है, 20 लोग काम मिलेगा नहीं, तो लोग बेरोजगार होंगे। ठीक है, मजदूरी की दर कम होगी।
बाद में उसकी इनकम कम होने से मांग कम हो जाएगी, मांग कम होगी तो बाजार में जितनी पूर्ति है उतना सामान बिकेगा नहीं, सामान बिकेगा नहीं तो अगले दिन उस सामान का उतना उत्पादन होगा नहीं, उत्पादन होगा नहीं तो फालतू में लोगों को नौकरी पे रख के क्या काम, उसको नौकरी से निकाल दिया। अर्थव्यवस्था वह एक दुष्चक्र में पड़ जाती है। ठीक है, मांग में कमी होने से अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे चीज़ों की इतनी खतरनाक कमी होने लगती है कि मांग के कम होने से हमारे जो उत्पादन कम हो जाता है, उत्पादन कम होने से बेरोजगारी हो जाती है, बेरोजगारी से आय में कमी होती है और अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति में पाई जाती है। तो इस पूरी स्थिति को हम समझते हैं कि स्थिति क्यों है, क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि सामूहिक मांग में, समग्र मांग में क्या है, कमी है और समग्र मांग में कमी की स्थिति को ही डिफिशिएंट डिमांड, न्यून मांग कहते हैं। सिंपल सी बात है, यदि अर्थव्यवस्था में आय का संतुलन पूर्ण रोजगार के स्तर से पहले निर्धारित हो जाता है तब इसे न्यून मांग की दशा कहते हैं। मतलब जितना मांग होना चाहिए, 100 मजदूर को काम मिलना चाहिए, केवल 80 मजदूरों को काम मिल रहा है, तो इस स्थिति को हम न्यून मांग की स्थिति के नाम से जानते हैं। और ये प्रोफेसर कीन्स के अनुसार अपूर्ण रोजगार संतुलन है, क्योंकि पूर्ति के हिसाब से मांग नहीं है तो अपूर्ण रोजगार है। मतलब अभी भी हम मांग को बढ़ा सकते हैं और मांग को बढ़ाने के लिए लोगों की आय में वृद्धि होना जरूरी है। तो कीन्स ने कहा है न्यून मांग एक ऐसी दशा है जिसमें अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति से कम होती है। मतलब जितनी पूर्ति होनी चाहिए मांग उससे कम होती है, उसी को डिफिशिएंट डिमांड कहते हैं। सिंपल सी बात है भाई, आपका माल बिकेगा नहीं तो अगले दिन वो माल खरीदोगे नहीं। अब माल आप खरीदोगे नहीं इसका मतलब होता है होलसेलर का माल बिकेगा नहीं, होलसेलर का माल बिकेगा नहीं इसका मतलब वो फैक्ट्री से परचेज नहीं करेगा और फैक्ट्री वालों का माल नहीं बिकेगा तो फैक्ट्री वाले प्रोडक्शन नहीं करेंगे और प्रोडक्शन नहीं करेंगे मतलब प्रोडक्शन में लगे हुए मजदूरों का क्या काम, उनको भी पकड़ के निकाल दिया जाएगा। तो बेरोजगारी आ जाती, उत्पादन में कम हो रही है, बेरोजगारी बढ़ जाती है और बेरोजगारी बढ़ेगी तो इनकम में कमी होगी। ये सारी स्थिति अर्थव्यवस्था में उत्पन्न करता है अविस्फीतिक अंतराल, यानी कि डिफ्लेशन, और जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं मंदी कहते हैं। मंदी की भाषा के नाम से कि लोगों के पास पैसे नहीं है, अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, हालत खराब है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि जितनी सामूहिक मांग होनी चाहिए, जैसे मैंने कहा 100 मजदूर काम करने के लिए खड़े हैं, इसका मतलब 100 मजदूरों को काम मिलना चाहिए। संतुलन तभी होगा कि सब 100 के 100 मजदूरों को काम मिल रहे हैं, लेकिन जितनी मांग होनी चाहिए अगर उतनी नहीं होती है तो उन दोनों के बीच का अंतर ही होता है न्यून मांग, और न्यून मांग को ही बोलते हैं अविस्फीतिक अंतराल, यानी कि डिफ्लेशनरी गैप, नॉर्मल बोलते हैं डिफ्लेशन या मंदी। तो ऐसे में अविस्फीतिक अंतराल बराबर पूर्ण रोजगार के लिए आवश्यक सामूहिक पूर्ति, यानी कि अर्थव्यवस्था की संतुलन के लिए एक ऐसी स्थिति जहां पर AD = AC हो, AS होना चाहिए। इस स्थिति को बनाने के लिए जितनी मांग होनी चाहिए, अगर मांग उससे कम हो, मांग उससे कम हो, 100 मजदूर काम करने के लिए खड़े हैं, 100 मजदूरों की मांग होनी चाहिए लेकिन मांग केवल 80 मजदूरों की है, तो ये जो 20 मजदूर है यही हमारा अविस्फीतिक अंतराल है और इसी से ही हमारा उत्पादन स्तर धीरे धीरे कम होता है, अगर इसको डिटेल से समझें। ठीक है, तो मैंने आपको ग्राफ के थ्रू समझाया था पिछले वीडियो में कि संतुलन की स्थिति कैसे उत्पन्न होती है। संतुलन स्थिति उत्पन्न तब होती है जब एक ऐसा बिंदु जहां पर सामूहिक पूर्ति और सामूहिक मांग आपस में बराबर हो, ये है स्थिति जहां पर दोनों आपस में बराबर, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्योंकि यहाँ पर सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति आपस में बराबर है और इस स्थिति पर ये जो स्थिति होगी इसको बोलते हैं पूर्ण रोजगार। पूर्ण रोजगार मतलब ये कौन सी स्थिति है, अर्थव्यवस्था संतुलन में है, संतुलन स्तर है, क्योंकि जितने लोग काम करने के लिए आ रहे हैं सबको काम मिल रहा है, जितना उत्पादन हो रहा है वो सब बिक जा रहा है, लोगों की आय, अर्थव्यवस्था बिल्कुल बहुत बढ़िया स्तर होती है, तो यहाँ पर लोगों की आय स्तर का निर्धारण हो गया, इसको बोलते हैं वाई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सामूहिक मांग यहाँ होना तो चाहिए, लेकिन वास्तविक सामूहिक मांग की जब बात करते हैं तो यहाँ ना होके वो कहाँ हो जाता है, उससे नीचे हो जाता है यहाँ पर। तो ये जो बीच का, ये जो नया सामूहिक मांग का जो ग्राफ पॉइंट, ये ई यहाँ पर होना चाहिए, लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट उससे पहले ही तय हो जाता है, ये वाला Y1। ये पूर्ण रोजगार है और इसी को जो है प्रोफेसर कीन्स ने क्या कहा, अपूर्ण रोजगार। क्या कहा है, अपूर्ण रोजगार। मतलब ये हो गया रोजगार की पूरी स्थिति पर नहीं पहुंच पाया है, हमारी पूर्ति के अनुसार मांग उतना नहीं है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का जो ये गैप आ गया, ठीक है ना, गैप आ गया, इससे जो गैप बना है देखिए यहाँ से और ये से, इसको हम K बोलते हैं। E और K का जो गैप होता है इसको बोलते हैं अविस्फीतिक अंतराल। क्या बोलते हैं,
अविस्फीतिक अंतराल, यही हमारा क्या है, न्यून मांग है। इतनी मांग की कमी है जितना होना चाहिए, और इससे देखिए इनकम लेवल में इतना सारा फर्क पड़ गया है, कम हो गया है। और इसी से ही जो मजदूरी दर यहाँ निर्धारित हो रहा था, ये था मजदूरी दर, वो मजदूरी दर आप उससे कम पर हो गया। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, लोग काम नहीं मिलेगा, वो कम दर पर भी काम करने के लिए तैयार होंगे। इनकम कम हो गई, इनकम कम होगी तो मांग कम हो जाएगी, मांग कम होगी तो एक सर्किल से आ जाएगा, और सर्किल इतना खतरनाक होगा, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था बिल्कुल दुर्गति की स्थिति हो जाएगी और महामंदी की चपेट। किसी भी अर्थव्यवस्था में जब तक न्यून मांग की स्थिति को कंट्रोल नहीं किया जाता, वो अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। अभी कुछ दिनों पहले, पिछले 4-5 सालों पहले ये हालत खराब हुई थी, किसकी, श्रीलंका की खराब हो गई थी। ठीक है, लोगों से पैसे नहीं थे, बहुत ज़्यादा चीज़ खराब हुई थी, लोगों की नौकरियां चली गई थी। ऐसे ही यूरोप में हो रहा था। अगर भारत में इसका असर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। क्यों? क्योंकि ये हर तरफ से उत्पादन में कमी हो जाएगी। इससे उत्पादन कमी से लोगों को नौकरियां नहीं मिलेगी, रोजगार में कमी हो जाएगी, फिर आय में कमी, हर तरफ से अर्थव्यवस्था के लिए खराब है। तो ये जो स्थिति आपने डायग्राम देखा, इस डायग्राम को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसी को हम क्या बोलते हैं, अविस्फीतिक अंतराल। अब बात ये है कि ये जो इसके पीछे का रीजन क्या है, आखिर के न्यून मांग उत्पन्न ही क्यों हो रहा है, क्या रीजन है न्यून मांग की? इसका सबसे पहला है कि सरकार द्वारा करेंसी की पूर्ति में कमी करने या बैंकों द्वारा स्टॉक निर्माण को हटा देने के कारण देश में कुल अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाए, किसमें, मुद्रा की पूर्ति में कमी आ जाता है, मतलब पैसों की कमी हो रही है, लोगों को कम दर पर ब्याज नहीं मिल पा रहा है, ब्याज नहीं मिल पा रहा है तो लोग लोन नहीं मिल पा रहे, लोन नहीं ले पाए तो काम नहीं चल रहा है। इसका मतलब पैसों की कमी है, पैसों की कमी है, तभी तो ये स्थिति है। या फिर बैंक दर विनियोग की मांग में कमी होना, बैंक दर में विनियोग नहीं हो रहा है, इन्वेस्टमेंट डिमांड नहीं है, लोग कर्जा नहीं ले रहे हैं, करों में वृद्धि होने से लोगों के पास पैसे कम बच रहे हैं क्योंकि टैक्स बढ़ रहा है। बस टैक्स ज़्यादा, सरकार के पास लोगों के पास पैसे बच नहीं रहे हैं, तो टैक्स बढ़ने से होता है। सार्वजनिक मांग में कमी से होने से, जो सार्वजनिक मांग है, सरकार जो खर्च करती है उसमें भी कमी आ गई है, बचत प्रवृत्ति में वृद्धि हुई, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करने लग गए हैं, निर्यात में कमी हो गई है। कई सारे रीज़न है जिससे अर्थव्यवस्था में मांग कम हो जाता है, डिमांड में कमी हो जाती है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे पब्लिक की बचत बढ़ने से ज़्यादा हो। ठीक है ना, कई तरह रीज़न होता है जिससे लोगों की मांग कम हो जाती है, और मांग में कमी होना ही देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान करने लगता है। ठीक है, अब न्यून मांग के प्रभाव, इससे होता क्या है? अगर मानते हैं कि मैंने कहा चीज़ों के दाम कम हो जाते हैं, दाम कम होना तो आम पब्लिक के लिए थोड़े दिन के लिए सही है। चलिए ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं। न्यून मांग से क्या कम क्या होता है? न्यून मांग से क्या होता है? न्यून मांग से वस्तु की जो कीमतें हैं, वस्तु की कीमतें कम होती है। क्या होती है? वस्तु की कीमतें कम होती है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। जो वस्तु 100 रुपए की मिलती थी वो अब आपको 50 रुपए की मिलने लगी। आपको तो मिलने लगी 50 रुपए की, लेकिन जिसने उत्पादन किया, यानी कि उत्पादक कंपनियां, भाई उसको तो क्या हो गया, लॉस हो गया। अगली बार वो इस वस्तु का उत्पादन ही नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? उत्पादन ही नहीं करेगा। जब उत्पादन ही नहीं करेगा, जो वस्तु बाजार में जो 100 रुपए की मिलती थी, वस्तु होगी नहीं, वो 100 रुपए की वस्तु, इसकी मांग इतनी होगी 1000 रुपए की हो जाएगी, फिर कहां से खरीदोगे? तो ये स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही विकट और भयंकर स्थिति है कि चीजों की मांग ना होना। तो बात ये करनी है कि न्यून मांग का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव क्या पड़ता है। जैसे मैंने कहा, अर्थव्यवस्था की हालत खराब होती है, अर्थव्यवस्था की स्थिति दयनीय हो जाती है, लेकिन इसका प्रभाव हम 3 तरीकों से समझ सकते हैं। एक, अर्थव्यवस्था के उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव, रोजगार पर पड़ने वाला प्रभाव, अब कीमतों पर प्रभाव पड़ने वाला। जब हम उत्पादन के प्रभाव की बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि मंदी, यानी कि न्यून मांग, जिसको हम नॉर्मली मंदी कहते हैं, वो इसलिए होती है क्योंकि लोगों के पास क्या नहीं, आय की कमी हो जाती है, यानी कि मुद्रा पूर्ति में कमी हो जाती है, पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं है, इसका मतलब चीज़ों की वो खरीदारी कम करेंगे। क्या करेंगे? खरीदारी कम करेंगे। खरीदारी कम करने का मतलब होता है लोगों की, उत्पादों की बिक्री कम होगी, बिक्री नहीं होगी, बिक्री नहीं होगी तो उत्पादन बचा हुआ रहेगा। उत्पादन बचा होने का मतलब क्या हुआ? अगली बार वो उत्पादन कम करेंगे। कहने का मतलब होता है मांग में कमी होने से उत्पादन कम हो जाता है, क्योंकि जब माल बिकेगा ही नहीं तो उत्पादन करके क्या होगा? जब उत्पादन नहीं होगा तो उत्पादन में लगे हुए लोगों को नौकरी पे रख के क्या करना? मालिक थोड़ी ना बैठा बैठा के उनको सैलरी देगी, सरकार थोड़ी ना है कि निकम में सरकारी अफसर को भी सैलरी देते चले जाते हैं। यहाँ पर लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, लोग क्या हो जाएंगे?
लोग बेरोजगार होते चले जाएंगे। अब जब लोग बेरोजगार होंगे तो मतलब लोगों की आय कम हो जाएगी, आय कम हो जाएगी तो लोगों की मांग कम हो जाएगी, और मांग नहीं है तो चीज़ों के दाम भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे, तो उत्पादों को और लॉस हो जाएगा, वो उत्पादन करना ही बंद कर देंगे, अर्थव्यवस्था ठप। यानी कि अर्थव्यवस्था का उत्पादन, रोजगार, इन कीमत सब कुछ निचले स्तर में पहुंच जाएंगी और अर्थव्यवस्था एक बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच जाएगी। लेकिन इसको ठीक किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी समस्या होती है उसका समाधान भी होता है, और समाधान के लिए बहुत सारे उपाय अपनाए जाते हैं, जिसमें पहला होता है राजकोषीय उपाय, मौद्रिक उपाय और अन्य उपाय। राजकोषीय उपाय, जिसके लिए फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, ये उपाय सुझाया जाता है सरकार के द्वारा, ठीक है। मौद्रिक उपाय उठाया जाता है केंद्रीय बैंक के द्वारा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बाकी कुछ और उपाय होते हैं जो नॉर्मल संस्थागत तरीके से उठाए जाते हैं। अगर हम इनको डिटेल समझिए, सबसे पहला उपाय किया जाता है सरकार की तरफ से, जिसको बोलते हैं सरकार के द्वारा उठाए गए सभी तरीके के कदम जो कि अर्थव्यवस्था की न्यून मांग की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए होता है, उसको बोलते हैं राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। ये नीति सीधा संबंधित होता है सरकार की बजट से, क्योंकि बजट ही वो चीज है जो सरकार के आय एवं सरकार के व्यय का ब्यौरा रखती है कि सरकार किसमें कितना खर्च करने वाली है, सरकार को कहां से पैसा, और सरकार अपनी इस बजट में ही पूरी नीति बनाती है कि हम कौन सी पॉलिसी लाने जा रहे हैं, कितना टैक्स लगाने वाले हैं, कितना ऋण लेने वाले हैं, कितनी हमारी इनकम होने वाली है, सब कुछ। अगर सरकार को लगता है आने वाले समय में बहुत ही खराब दौर आने वाला है, लोगों की जो है यहाँ पर इनकम कम होने वाली है, मंदी आने वाली है, तो सरकार कुछ ऐसे सुझाव करती है ताकि अर्थव्यवस्था में मुद्रापूर्ति बनी रहे। इसके लिए सरकार क्या करेगी? सार्वजनिक व्यय के अंतर्गत सरकार अपने व्ययों की मात्रा बढ़ाएगी, सरकार सार्वजनिक व्ययों को खरीदेगी, यानी कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले निर्माण कार्यों को बढ़ाया जाएगा, जैसे पुल बनाना, रोड बनवाने, ठीक है, अलग अलग प्रकार के निर्माण कार्य स्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया जाएगा ताकि लोगों को काम मिले, पैसा लोगों के पास आए, नरेगा का काम बढ़ा दिया जाएगा ताकि मनी फ्लो बढ़े, लोगों की इनकम बढ़े, इनकम बढ़ेगा तो लोग ऑटोमेटिक डिमांड करेंगे और इससे अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट सकती है। या फिर टैक्सेशन पॉलिसी, करारोपण की नीति अपनाई जाती है, जिसके अंतर्गत करों में कमी की जाती है, लोग टैक्स कम देंगे तो इनकम बचेगा, वो फिर डिमांड करने लगेंगे। या फिर सरकार के द्वारा ऋण लिया जाएगा, भाई इनकम नहीं है क्योंकि मुद्रा नहीं है, पूर्ति नहीं है, इकोनॉमी पैसे नहीं है, इकोनॉमी पैसे डालने पड़ेंगे, इसके लिए सरकार लोन लेती है, चाहे वो केंद्रीय बैंक से लो या विदेशी संस्थाएं से लो, लोन लेके अर्थव्यवस्था में पैसों की पूर्ति करती है, अर्थव्यवस्था में पैसे का बहाव आता है। नेक्स्ट है घाटे का भी। सरकार देखती है कि अर्थव्यवस्था में डिमांड को बढ़ाना है, विकास की गति को आगे बढ़ाना है, लोगों की मांग को बढ़ाना है, इसके लिए सरकार अपने बजट इस तरह से बनाती है कि आय की तुलना में खर्चे ज़्यादा होते हैं। आय की तुलना में खर्चे ज़्यादा होने का मतलब होता है सरकार विकास कार्यों पर अधिक व्यय करती है, इससे लोगों की मांग में बढ़ने की संभावना बनी रहती है, तो ये सरकारी उपाय होती है। लेकिन अर्थव्यवस्था की गति को सुधारने के लिए केंद्रीय बैंक को भी बीच में आना पड़ता है, और केंद्रीय बैंक जो भी उपाय करती है उसको मौद्रिक उपाय के नाम से, मौद्रिक नीति के नाम से जानते हैं। मौद्रिक नीति के अंतर्गत दो प्रकार के उपाय होते हैं, एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक। सबसे पहले मात्रात्मक की बात करें, जहां पर डायरेक्टली अर्थव्यवस्था की मुद्रापूर्ति को यानी कि मंदी और को कम करने के लिए सरकार बैंक के द्वारा उपाय किए जाते हैं, केंद्रीय बैंक के द्वारा, आरबीआई के थ्रू। क्या होता है ना, बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर व्यापारिक बैंकों को केंद्रीय बैंक ऋण देती है। अगर बैंक दर को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, बैंक दर को घटा दिया जाए, बैंक दर को घटाने से ब्याज दर भी कम होगा, और ब्याज दर के कम होने पर लोगों को कम दर पर सस्ता लोन मिलेगा, सस्ता लोन मिलने पर लोग लोन लेंगे, अपना काम शुरू करेंगे, इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि न्यून मांग की स्थिति को दूर करने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी ही होगी, पैसे बढ़ाने ही होंगे ताकि लोगों की आय बढ़े और मांग बढ़े। ठीक है, खुले बाजार की क्रियाओं में सरकार जो है सरकारी प्रतिभूतियों की वापसी क्या कर लेगी, खरीदारी कर लेंगी, वापस खरीद दिया जाएगा ताकि केंद्रीय बैंक का पैसा व्यापारिक बैंकों के पास आ जाए। नगद कोष अनुपात के अंतर्गत CRR को घटा दिया जाएगा ताकि व्यापारिक बैंकों को आरबीआई के पास कम पैसा जमा करना पड़े और व्यापारिक बैंक अधिक ऋण दे सके। इसके अलावा SLR को भी घटा दिया जाता है ताकि पैसा व्यापारिक बैंक को अपने पास कम रखना पड़े, उसको अधिक से अधिक मात्रा में ऋण दे सके। इसके अलावा रेपो रेट को कम किया जाएगा और रिवर्स रेपो रेट को कम किया जाएगा ताकि व्यापारिक बैंकों को के पास जो व्यापारिक बैंक इस अच्छे और सस्ता लोन देने के लिए जो प्रेरित हो और अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़े। इसके अलावा केंद्रीय बैंक कुछ ऐसे उपाय करती है जो इनडायरेक्टली मनी फ्लो को बढ़ाती हैं और न्यून मांग की समस्या को दूर करती है। जैसे
ऋणों की सीमांत आवश्यकता में परिवर्तन करके सीमांत आवश्यकता को क्या कर दिया, कमी कर सकती है। इसका मतलब क्या होता है ना, अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, मान लो आपको 1 लाख रुपए का लोन लेना है, तो आप 1 लाख रुपए की गारंटी जमा कर रहे हैं, तो सरकार बैंक क्या कहती है ना कि आपको केवल और केवल 80% का लोन मिलेगा, जो भी जमानत आप देते हैं, मतलब 20% का लोन नहीं मिलेगा। तो ये सरकार इस 20% की जो सीमांत आवश्यकता है कम करेगी, ताकि आपको ऋण की मात्रा ज़्यादा मिले। साख की राशनिंग को आराम वो किया जाएगा, ठीक है, मतलब व्यापारिक बैंकों की जो ऋण देने की सीमितता है उसको जो है घटाया जाएगा, बढ़ाया जाएगा, ताकि लोग व्यापारिक बैंक ज़्यादा ऋण दे सकें। अलग अलग प्रकार के ऋणों पे जो रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं वो कम किया जाएगा। प्रत्यक्ष कार्रवाई की जाएगी, ठीक है, ताकि बैंकों को कहा जाए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन का फ्लो करें, ताकि इकोनॉमी में पैसा आए। कुछ नैतिक प्रभाव भी किए जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय भी है, जैसे आयात निर्यात नीति। इसके अंतर्गत सरकार ये कहती है कि देश में आयातों को कम किया जाएगा और निर्यातों को बढ़ाया जाएगा, ताकि डिमांड बढ़े और मुद्रा जो आपकी सप्लाई है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाए। सप्लाई मतलब सप्लाई जो वस्तु उत्पादन हो रहा है वो बिक जाएगा, निर्यात से ही मांग में वृद्धि होती है, ठीक है। समर्थन मूल्य पे सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाएगा। समर्थन मूल्य बढ़ाने से क्या होता है ना कि लोगों को, उत्पादकों को अच्छी इनकम मिलेगी और आय बढ़ेगा तो आय बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है जो न्यून मांग की समस्या में कमी होगी। इसके अलावा मजदूरी नीति के अंतर्गत मजदूरी दरों को भी बढ़ाया जाएगा, तो इससे न्यून मांग की समस्या हमारी कंट्रोल में आती है। तो ये सारी स्थितियाँ, सारे उपाय हैं जो अपनाया जाता है ताकि न्यून मांग की समस्या को छुटकारा पाया जा सके। ये पूरा चैप्टर, पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड दूसरा टॉपिक भी है अधिक मांग, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा। फिलहाल आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ डाउट रह गया है, देन पूछिए कमेंट बॉक्स में। आपका दायित्व बनता है पूछना और मेरे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो भी डाउट है उसको दूर करना, ठीक है। पूछेंगे तभी दूर होगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।